बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और साथ साथ जुमा मुबारक कहेंगे। बहुत सर्दी है भाई, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से। मैं हूं इमरान हसन और सर्दी बढ़ती जा रही है। मैंने अपना नाम बताया? आपने, मैं बता देता हूँ, ये अरमला हसन ही हैं, कल वाली और पिछले 3 साल पुरानी एक्सप्रेसो के अंदर। आप कौन से नए आए हैं? तो मतलब कोई तब्दीली नहीं आई ना। अच्छा खैर जी, सर्दी इतनी ज़्यादा है, यकीन मानिए कि पहले फील नहीं होता था, अब बाकायदा तौर पर एहसास होता है। किसी चीज़ को छूने से भी लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। मतलब या तो हम नाजुक हो गए या सर्दी बढ़ गई है, दोनों में से एक बात है। कल रात से लेकर कल का दिन भी और कल रात में स्पेसिफिकली बहुत सर्दी थी और आज सुबह भी जब निकली हूँ मैं घर से तो मुझे लग पता सर्दी की 2 निशानियां होती हैं। एक जब आपके दांत बचते हैं, जब आप वैसे बाहर कुछ ओढ़े पहने निकलना है उस तरीके से, और जो आपके मुंह से धुआं निकलता है, ये 2 बड़ी निशानियां। अच्छा, मैंने कहा शायद दूसरी भी बताएंगे। एक तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरी भी हो ही जाएगी मुझे लगता है। नहीं, धुआं निकल रहा है भाई। धुआं निकल रहा है? अच्छा नहीं, धुएं वाली पूरी हो रही है ना, दांतों वाली नहीं हो रही है। हाँ, धुएं वाली हो रही है। खैर जी, मौसम जब बदलता है तो मौसम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मौसम से रिलेट करते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा ब्लेस्ड मुल्क है जिसमें दुनिया के सारे मौसम है। इमरान खान तो कहते हैं 12 मौसम है, लेकिन हम कहते हैं सभी मौसम है, जितने मौसम है। इमरान खान पे यार वो हमारे हीरो हैं, पॉलिटिशियन के अलावा हमारे आइकन भी तो हैं। तो आराम से मतलब चित्राल की बात करें। अच्छा, चित्राल की बात कर लेते हैं जी। अरमला हसन कह रही हैं तो पहली बार गर्ल्स आइस हॉकी मुकाबलों ने यहाँ पे सभा बांधी है। ये जरा मंजर देखिए और क्या मसूर कुन, क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं। ये अपर चित्राल की हसीन वादी है जहाँ पे पहली बार जो मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं वो आइस खेलती आपको नज़र आएंगी। गर्ल्स आइस हॉकी टूर्नामेंट का यहाँ पे इनेकाद किया गया। ये बर्फीला ग्राउंड है और यहाँ पे मुनक्किद करदा ये मुनफरिद खेल, इसके जो चित्राल की मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, उनकी तालिबात हैं, वो इसमें शरीक हुए। हज़ारों फीट बुलंदी पर होने वाले इस खेल को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। लोग आए यहाँ पर, उन्होंने देखा और आगा रसूल जो सपोर्ट प्रोग्राम है और उसके साथ साथ दीगर जो प्रोग्राम है उनके ताउन से ये टूर्नामेंट जिसका आगा खान का बेसिकली रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है। आगा खान जो कम्युनिटी है वो बहुत काम ऑलरेडी करते हैं वहाँ पे, तो उनके तहत ही हो रहा है। इसके ताउन से ये टूर्नामेंट हुआ और इस टूर्नामेंट में आपको पता है कि कितनी अच्छी एक एक्टिविटी है। ये मेरे ख्याल से बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, खासतौर पर गर्ल्स को लेकर। और इस मौसम के अंदर जहां हम एक तरफ सर्दी और दीगर चीजों का डिस्कशन करते हैं, वहीं पे दूसरी जानब यहाँ पे जो इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, एक बड़ा अच्छा एडिशन है हमारे। आप यहाँ पे बैठ के आपको ठंड लग रही है, इमेजिन प्लेइंग हॉकी ऑन आइस, बर्फ के ऊपर हॉकी खेलना, और इन दिनों में, और वो भी चित्राल के अंदर, अपर चित्राल में, जहाँ पे आम दौर भी सोच के बंदा जो है ना खून ठंडा होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब बहुत जल्दी हमें क्रिकेट की हमने बात करनी है। वक्त का मुकाबला सख्त है, हमारे क्रिकेटर्स को भी कोई जल्दी नहीं है। कल 2 रन हमने बनाए और अभी तक जो है ना तकरीबन कितने 350 पड़े में पीछे। एक तो मैं सुबह देख के आया था, 277 कल किए थे और उसके बाद इनिंग डिक्लेयर कर दी थी 5 विकेटों के नुकसान पे। 319 रन चाहिए, भी हमने नकल मार लिया। 319 रन चाहिए पाकिस्तान को, 2 बना लिए, 2 बना लिए, सिर्फ 317 रह गए। 317, ठीक है, तो बस असल काम तो हो गया। वो जैसे ओनली 1999 रुपीस होता है ना, 1 रुपया छोड़ते हैं, ऐसे ही है। तो जनाब पाकिस्तान की टीम खेल रही है, कुछ बहुत अच्छा नहीं खेल रहे। जो शॉन टैट है वो भी, जो कोच पाकिस्तानी टीम के, वो भी कल थोड़े से नाला नजर आए। बॉलिंग को कोच किया है पाकिस्तान को और उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। इसी तरह पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी कुछ खास खुश नहीं है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। तो हम कुछ मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि देखना होगा कि टीम बदलनी है या फिर विकेट्स बदलनी है, ये एक अहम फैसला है। दूसरी जानिब वनडे इंटरनेशनल्स के लिए इतलात ये है कि टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको पता है फ़खर ज़मान, कैप्टन फ़खर ज़मान इज़ बैक, और इसके अलावा हारिस सुहेल साहब की भी वापसी हुई है, और शादाब वंस अगैन इंजरी की बाइस जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है इससे बाहर हो गए हैं। ये वनडे सीरीज़ है जिसके लिए कौमी टीम का ऐलान किया गया है। इसमें बाबर हैं, रिजवान हैं, हारिस हैं, सलमान हैं और शाहनवाज धानी इज़ द पार्ट ऑफ इट, वगैरह भी हैं। अच्छा, शान मसूद हैं, तैयब ताहिर है, उसामा मीर है, टीम का हिस्सा होंगे। कामरान गुलाम है, नसीम शाह है, मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद नवाज भी स्क्वाड में शामिल है। उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस और खुशदिल शाह को ड्रॉप किया गया है। और वनडे मैचेस 9, 11, 13 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। आपने थैंक यू। सारे मैच कराची के हिस्से में आ रहे हैं भाई, और कराची वाले मैच देखने नहीं आ रहे, मैच कराची में आ रहे हैं, कराची वाले मैच देखने। खैर जी, ये सूरत हाल है। कुछ और है हमारे पास या चले अब काम शुरू करते हैं? आपको अच्छी अच्छी खबरें दे दी, अब हम काम शुरू करते हैं। सीरियस बातें, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, आज की बड़ी खबर। आज ना मुझे वो एक मारूफ इंडियन फिल्म है, उसका एक डायलॉग था वो याद आ रहा है कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो,
बल्कि वो शाहरुख खान स्टाइल ना, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा छोड़ दो, और एक दिन आएगा जब दुनिया कहेगी कि दुनिया ही छोड़ दो। आखिर में जो इस फिल्म का हीरो था ना, देवदास की हम बात कर रहे हैं, उसने दुनिया ही छोड़ दी थी। पाकिस्तानी आवाम का भी यही देवदास कह रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी देवदास, ऐसे जोन में देवदास के बस ना पारो मिल रही है और ना कुछ और मिल रही है। ना वो मिल रही है, तो जिंदगी बस ऐसी ही चल रही है जी। खैर, बढ़ती महंगाई है, बदतरीन महंगाई है, आवाम का जीना है दोबर हो गया है। हुक्मरान महंगाई कंट्रोल करने के बजाय महंगाई से बचाने के हवाले से अजीबो गरीब मशवरे देते नजर आते हैं। चीनी महंगी हुई, चीनी छाड़ दो, आटा महंगा होया, आटा छाड़ दो। नहीं, चीनी छोड़नी नहीं है, 2 की बजाय 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, ये कफायत शुमारी है। और आगे बताएं। वही ना, इसहाक डार कहते हैं कि दाल महंगी है तो मुर्गी खाना छोड़ दें, ठीक है। तारिक बशीर चीमा कहते हैं चिकन महंगा है, छोड़ दें। ऐसे इकबाल कहते हैं चाय महंगी होगी, हम पी रहे हैं, सॉरी हमने। मिफ्ता इस्माइल 4 भाई मिलकर 1 रोटी खाना शुरू कर दें, मतलब 4 भाई। हाँ, वो उन्होंने ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, हालांकि उससे होना कुछ नहीं था, वो बेच भी देते, लेकिन नहीं बेचे। कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, आई डोंट नो। खैर, इमरान खान अवाम को कट्टे और मुर्गियां पालने का मशवरा देते हैं, उन्होंने कहा कट्टे रख ले, मुर्गियां दे दें। मतलब दीज आर द विजनरी लीडर्स। अली अमीन गंडापुर 1-2 के बजाय 1 रोटी खाएं। शौकत यूसुफ टमाटर छोड़ दें खाना, इसकी जगह दही इस्तेमाल करें, जैसे दही तो 200 रुपए किलो है ही नहीं। फिरदौस साहब पीछे नहीं रही, उन्होंने भी कहा कि महंगी सब्जी छोड़ दें, 5 रुपए किलो वाले मटर खरीदें। और मुझे लगता है कि ये जो अवाम के लिए अगला मशवरा ये आने वाला है, सब्जी महंगी है तो घास खा ले, रोटी महंगी है तो मट्टी खा ले। अवाम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या छोड़े। मुझे लगता है अब इस फिल्म के जो हीरो जिसकी आप बात कर रहे थे ना, इसको दुनिया ही छोड़नी पड़नी है। और पाकिस्तानी कौम एक अजीब कौम है, अगर कोई वजीर मुशीर मुफ्त मशवरे भी दे तो सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है। भला ये भी कोई बात हुई, बिगड़ती मईशत है, कोई बात नहीं, अगर वो आपको ऐसे छोटे छोटे मासूमाना मशवरे दे रहे हैं, आप अमल कर लें। असल में ना ये लोग चाइनीज लीडरशिप की तरह या चाइनीज कौम की तरह बनने की कोशिश करते हैं। खुद में कोई ऐसा खास है कोई नहीं, हर वो काम करते हैं जिससे अवाम को मना करते हैं, और इसमें बुरे काम भी शामिल हैं, खुद चिकन और ये और रिकॉर्ड बुरे काम शामिल हैं, और इसमें सभी शामिल हैं। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का चेहरा है ये लोग। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब मौजूद हैं। शुक्र है कुछ ऐसे ब्रेन्स भी हैं हमारे पास डॉक्टर साहब जैसे, जो कम से कम कुछ प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव बात भी करते हैं और समझते हैं कि चीज़ों को किधर लेके जाना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर। ये तो एक लाइटर नोट पे था जिस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ये कितनी नाजुक और कितनी सीरियस है मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं डॉक्टर साहब, और क्या एनालिसिस आप हमारे सामने रखेंगे इस सूरत हाल का? जी शुक्रिया इमरान और अरमला। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक कसाद बाजारी का और महंगाई का शिकार है, मेनली रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। पाकिस्तान में जो सैलाब है, सैलाब का इम्पैक्ट भी आया है, लेकिन ये जो मैं CCC इसको कहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज और कोविड का जो क्राइसिस है जो कि चाइना में अभी तक सर उठा रहा है, लेकिन चौथा जो सी पाकिस्तान में वो कंप्लेसेंसी है कि हम सीखते कुछ इन चीज़ों से, हम उसी तरीके से बिजनेस एज यूजुअल में रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल आपके प्रोग्राम्स में मैंने बारहा ये इशारा किया था कि हुकूमत पंजाब ने जो सरकारी गंदम थी उसकी रिलीज शुरू कर दी थी सियासी कशमकश के दौरान मई के महीने से। ठीक है, तो अप्रैल में गंदम की खरीदारी मुकर्रर खत्म हुई और मई से सरकारी गोदामों से गंदम जो है वो दी जानी शुरू होगी फ्लोर मिल्स को, जो कि अमूमन सितंबर अक्टूबर में दी जाती थी। आज ये सिचुएशन है कि अब सरकारी गंदम जो है वो कम पड़ गई, प्राइवेट सेक्टर के पास गंदम मौजूद है जो कि पहले निकलनी चाहिए थी, और प्राइवेट सेक्टर के दामों पे अब आटा और गंदम जो है वो अपनी बेच रहे। तो ये क्राइसिस है, जाहिर है कि इस वक्त एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम भी हैं जिनको अगर वक्त पे सुलझा लिया जाए तो शायद इतने बड़े वो इम्तहान ना बने आवाम के लिए, लेकिन मजबूरी है वो बन रहे हैं। 2023 को अगर हम देखते हैं तो बदकिस्मती से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। IMF की हेड ने पिछले संडे को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी 1/3 दुनिया में कसाद बाजारी होगी, आधे यूरोप में रिसेशन होगी, और वो तमाम ममालिक जो कि अपनी एनर्जी और फूड इंपोर्ट करते हैं और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हैं, यानी पाकिस्तान भी शामिल होता है, वहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी पे भी प्रेशर रहेगा, महंगाई भी रहेगी, रिसेशन भी रहेगी। तो ये है जो इस वक्त आउटलुक पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए दी जा रही है, और उसमें सियासी कशमकश वो सोने पे सुहागा है, यानी एक करेला दूसरा नीम चढ़ा,
तो बिल्कुल, ये वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इसमें मजीद क्रिटिकल हो रही है। अच्छा आबिद करीम सलेही साहब, दूसरी जानिब अब ये तो आपने बहुत बेहतर अंदाज में बताया कि इस वक्त पाकिस्तानी इकोनॉमी किस नहज पे खड़ी है, बट दूसरी जानिब भी जो महंगाई का मामला है आपके सामने है। एक तो महंगाई है, उसके हवाले से हुकूमतें कुछ करने से कासिर हैं, जो बज़ाहिर हमें भी लग रहा है, क्योंकि आपने जैसा खुद भी कहा कि दुनिया भर में ये मामला है। दूसरी जानिब ये जो आए रोज हमें मुफ्त के मुफीद मशवरे मिलते हैं आवाम को, आपको लगता है कि इतनी एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर सियासतदानों को इस तरह के मशवरे या इस तरह की बातें देना भी जेब देता है, क्योंकि ऑलरेडी आवाम इतनी पिस रही है इस महंगाई में, उस पर इतनी अजीबोगरीब बातें हमें आए रोज सुनने को मिलती हैं। यार देखिए, कुछ तो पॉलिसी मेजर्स है, कुछ आपको एनेक्डोट बातें मिलती हैं। जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं वो स्टेट रिस्पॉन्स या वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो नहीं कहलाए जा सकते। अगर हम गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं तो उसमें यहाँ पे मुझे कहने दीजिए कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन स्कीम अनाउंस हुई, ये गालबन देर से अनाउंस हो रही है। ये एक अच्छी चीज़ है अगर हम कर पाएँ, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में भी पिछले 3-4 रोज से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी इसका अमल दरामद जो है वो शुरू नहीं हो सका। हमारे पास डॉलर्स की कमी है और डॉलर्स की कमी के लिए हमें अपनी इंपोर्ट्स जो है उनको कम करना है। सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो एनर्जी की इंपोर्ट हो रही है, कुछ 27-28 बिलियन डॉलर की। तो वो एक मकाम जिसमें क्या मेडिसिन मिलना जो है वो बंद हो रही है, रॉ मटेरियल की वजह से एलसीज नहीं खुल रही। हम अभी तक अपने तर्ज ज़िंदगी जो है उसको किसी किस्म की चेंज उसमें लाने की जो है वो नहीं सोच रहे। तो अगर पूरी दुनिया में एनर्जी बचाई जा सकती है, बाजार दुकानें जल्दी खोल के जल्दी बंद करके, तो पाकिस्तान में भी ऐसा करना जो है वो जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें मालूम है कि हमारे लिए जो लाइफ सेविंग ड्राइव वो कोई एक ऐसा पैकेज है जो हमें कहीं से मिल जाए, एंड दैट्स व्हाट वी लुकिंग फॉर। और हम IMF की तरफ भी इसीलिए देख रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है, और कुछ निजी महफिल में आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, ये बातें हुई हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव जो डोर्स हैं उसको ज़्यादा नॉक करना चाह रही है। हमारे इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सऊदी अरब में है, और ये ख्याल किया जाता है, सीइंग द हिस्ट्री, कि जब भी चीफ साहब का विजिट होता है तो कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ हेल्प ज़रूर हमारे दोस्त ममालिक करते हैं। फिर आज प्राइम मिनिस्टर की अपने हम मनसब, चीनी हम मनसब से भी बात हुई है, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से भी इनफैक्ट कल उनकी टेलीफोन पे बात हुई है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अब एक सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या हम ये जो अल्टरनेटिव रूट ले रहे हैं, दो के मजबूरी में ले रहे हैं, क्या ये हमारा ठीक फैसला होगा? कहीं ये वही गलती तो नहीं हम करें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब नई आई थी तो उन्होंने की थी, IMF से कंसल्ट नहीं किया था, दोस्त ममालिक पे नज़र रखी थी, और फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ गए और वो अभी तक भुगत रहे हैं, क्योंकि फिर IMF की जो आंखें हैं वो अभी तक माथे के ऊपर ही हैं। तो आप जरा इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। देखिए इमरान, किसी भी डिफॉल्ट से बचने के लिए या इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रीमलाइन तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी को जो एक ऑक्सीजन देने के लिए हमें 3 मुल्कों से दोस्ती हमारी बहुत ज़रूरी है। चीन से हमारी दोस्ती बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे 30% कर्जे चीन को हमने वापस करने हैं। सऊदी अरब से हमारी दोस्ती बहुत ज़रूरी है, अगले 20% कर्जे हमने सऊदी अरब को वापस करने हैं। जो अगले 10% कर्जे हैं वो खैर UAE और कतर के हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीसरा मुल्क है वो अमेरिका है। IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के कर्जों के लिए अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। को 20% के करीब कर्जे हमारे अमेरिका डिपेंडेंट है, यानी चीन नाराज होता है तो 100 में से 30 रुपए आपके चीन के गए, अगर सऊदी अरब नाराज होता है तो 100 में से 20 रुपए जो है वो सऊदी अरब के गए, और अगर अमेरिका नाराज होता है तो 20 रुपए सऊदी अरब वो IMF और वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के गए। तो इन तीनों को साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी इन 3 लाइफ लाइन्स के सहारे अपनी मईशत जो है अगर कसाद बाजारी और इन्फ्लेशन से निकलना है। तो मैं कहूँगा कि ये शायद ऑल्टरनेटिव नहीं, ये ईदर आर अप्रोच नहीं, ये एंड है। इस वक्त हमें चीन से भी पैसे चाहिए, हमें सऊदी अरब से भी चाहिए, और हमें अमेरिका से भी चाहिए। थोड़ा सा जो इसमें पास आ गया था वो ये था कि सऊदी अरब और चीन ने कहा कि आप पहले IMF से बातचीत कर लें, IMF आपको क्लीन चिट देता है तो फिर हम आपको रोल ओवर देंगे। IMF ये कहता है कि पहले आप रोल ओवर की यकीन दहानी करवाएं इन मुल्कों से, तो फिर हम आपको और बाकी शराइत माने, जिसमें ये एनर्जी सर्कुलर डेट का खात्मा भी है, जिसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है डीजल पे वो भी है, रेवेन्यू पे भी बातचीत है। तो उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा सऊदी अरब और चीन ने, तो फिर हम
आपको रोल ओवर देंगे। तो अब जाहिर है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि सऊदी और चीन से कुछ रोल ओवर मिल जाए ताकि बाद में IMF से भी गुफ्तगू शनीद जो है वो तो उससे दोबारा हमें आसानी हो जाएगी। अब गेटिंग बैक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जाहिर बात है 23-24 करोड़ लोग हैं। हम अगर बात कर लेते हैं खाली डॉक्यूमेंटेड अपनी पॉपुलेशन की, हुकूमत के पास मैं हमेशा आपसे ये सवाल करता हूँ, आप पब्लिक सेफ्टी नेट की बात करते हैं कि उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन क्या वो कुशन मौजूद है पैसों का कि अगर उसको आवाम की जानिब डाइवर्ट किया जाए, जैसे कि बाइक वालों को सस्ता पेट्रोल देना, जैसे कि जिनको हम 12,000 या 15,000 देते हैं इन टर्म्स ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उनको 20 या 25,000 देना, क्या हुकूमत के पास इस वक्त ऐसा कोई कुशन है कि बाकी तो चलें इन्फ्लेशन होती रहे लेकिन थोड़ा सा गरीब आदमी को सपोर्ट मिल जाए इस मामले में? देखिए, उसमें यही होगा कि जब IMF के साथ इनके मामला फाइनल होते हैं तो अगेन ये पिछला पूरा साल हम डिस्कस करते रहे, IMF एक ही चीज दोहराती है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, कोई भी एक पैमाना मुकर्रर कर ले और उस पैमाने पे पूरा उतरने वालों को सब्सिडी दें, बाकी किसी को ना दें। जिसका मतलब ये है कि आप भले बाइक वालों को 20,000 दे दें लेकिन फिर जो बाकी पेट्रोल या डीजल है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको महंगा दें, या वो महंगे दामों वो अपना फ्यूल खरीदें, या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कुछ पूल ट्रांसपोर्ट पूल इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। तो जो सब्सिडीज का आएगा 2023 में वो काफी हद तक टारगेटेड सब्सिडीज होंगी लोअर इनकम क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। जो आपकी अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो ना तो हुकूमत के पास देने के लिए कुशन है और ना ही IMF अब देने देगा और ना ही ये देनी चाहिए। ये है कि इसमें मिडिल क्लास, लेकिन डॉक्टर साहब इलेक्शन ईयर भी है, वोटिंग भी बनानी है। आपको देखिए, सियासत तभी होगी अगर मुइशत होगी। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू कि सियासत तो तभी होगी जब मैशत होगी, और पाकिस्तानी मैशत को इतनी हौसला अफजा सूरत हाल में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आबिद कयूम सुलेहरी हमारे साथ मौजूद थे जो मौजूदा इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे थे। पाकिस्तान के क्रंच की सिचुएशन में गुजर रहा है और ऐसे में हमें IMF के पास जाना चाहिए और वहाँ से कंसल्ट करना चाहिए, तभी कुछ सहारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना था, इस पर बात करते रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें सना हुमायूं आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं चेयरमैन AGC डॉक्टर मुख्तार अहमद से। क्या बातें हुई, देखते हैं आज का सेगमेंट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में। दिस इज़ सना हुमायूं और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, हु इज़ अ चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत कुछ जानना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सर वेलकम कहेंगे आपको अपने शो में। थैंक यू। और सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट बचपन से बड़ी क्यूरियोसिटी रही है। HEC हमारी डिग्रीज में लिखा हुआ आता है, वी आर सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ, हम हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो HEC का किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आपके टीवी चैनल का भी, सना आप लोगों का भी। HEC का किरदार मल्टी डायमेंशन है। HEC एक फैसिलिटेटर अदारा है स्टेट की तरफ से फॉर आवर यूनिवर्सिटीज़ टू फैसिलिटेट देम यूनिवर्सिटी एंड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स, कि वो अपना वो रोल प्ले करें जिसके लिए वो बने हैं। अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें, रिसर्च करें, सोसाइटी के मसलों को हल करें और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को रिस्पॉन्सिबल होकर उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये एक रोल है हमारा। दूसरा रोल हमारा है कि वी सेट द डायरेक्शन पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ द स्टेक होल्डर, कि रिसर्च करनी है, किस एरिया में करनी है, किस एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, वहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, वहाँ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, कैंपस बनाना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, क्वालिटी इंश्योरेंस कराना यूनिवर्सिटियों का। वो डिग्री जो है ना वो एक रिफ्लेक्ट करती है कि इसके साथ क्या चीज़ अटैच। अगर किसी ने बैचलर डिग्री किया तो इसका मतलब क्या है कि इस बंदा या बंदी को ये पता होना चाहिए। इसी तरह अदर डिफरेंट सर्टिफिकेशन, तो उसकी रिकग्निशन का काम भी, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस कराना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। पाकिस्तान में किसी भी इदारे ने ऑपरेट करना है जो डिग्री लेवल की एजुकेशन देगा आफ्टर FA FSC, उसको HEC की उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। फिर HEC उनको NOC अलाउ करती है कानून के मुताबिक कि वो ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाहर का कोई इदारा जो पाकिस्तान में आगे ऑपरेट करना चाहेगा उसको वैलिडेट करना, उसको अलाउ करना, उसकी डिग्री को रिकग्नाइज करना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है।
It seems I hope so. I answered your question. It definitely, और काफी थॉरो रोल है, क्योंकि हमने तो सिर्फ डिग्री पर नाम सुना, नाम लिखा हुआ वो तो हम देखा है। बदनाम हो गए ना कि डिग्री अटेस्टेशन का एक दफा इशू आया था पार्लियामेंट्री का, तो उस वक्त हमारी बड़ी मशहूरी हो गई थी। बट दैट इज वन ऑफ द टास्क ऑफ कोर्स वी हैव टू। अच्छा, वैसे तो HEC के बुनियादी रोल्स में यकसा तालीमी मौक़े फराहम करना है, टीचर्स ट्रेनिंग करना है, यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ाना है, और जैसे रोल्स आपने कहा, इन सब के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे आपके कौन से प्लान्स हैं, कौन से ऐसे मंसूबे हैं कि जो हम अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के बारे में अगर मैं पूछूं तो वो क्या? देखिए, अभी आपने जो बात की ये एग्जैक्टली ये जब शुरू में 2002 में ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया HEC बनाने का, तो हमें 3 जो की एरिया थे उसको टारगेट करने का कहा गया। एक एक्सेस को बढ़ाना, जैसे आपने कहा नंबर बढ़ाना, इक्विटी का एड्रेस करना कि मेल एंड फीमेल और सब लोगों को, सब रीजन के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा था क्वालिटी श्योर कराना, तीसरा था उसकी रेलेवेंस फॉर दी अवर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो लेट मी शेयर यू फ्यू फिगर्स बेसिकली दैट विल गिव एन आइडिया कि 20 साल में हमने क्या किया। 51 यूनिवर्सिटियाँ होती थी, 249 हो गई। ओके। टर्शरी एजुकेशन एक्सेस रेट, जो इसे कहते हैं 16 से 23 साल की एज के लोगों को यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हमारी उस वक्त 2.1% थी टर्शरी एजुकेशन एक्सेस रेट, कि 100 में से सिर्फ 2 बच्चियों को मौका मिल रहा था कि यूनिवर्सिटी में जाएं, बाकियों को नहीं मिल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कैन प्राउडली से वी हैव टच 11%। बट यू नो जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं, कोरिया वगैरह, वो 98 पे पहुंच चुके हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री में डबल फिगर से आगे चले गए। हमारा अभी बहुत बड़ा गैप है, तो फ्यूचर अच्छा नज़र आता है। अल्लाह करे हमें थोड़ी सी हम लाइन अपनी ठीक कर रहे हैं, लाइन के तहत तो चीज़ें ठीक हो तो जाएंगी। सर कि जो आपने एक्सेस रेट बताया कि 11% है और ये बढ़ा है, तो क्या हिकमत अमली थी? मैं उस तरफ आ आई रहा हूँ यूज्ड कि टू आप- रिमेंबर कि जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, तो हमारा तो 1 to 2 मेल्स होते थे और बाकी पूरी क्लास हमारी जो है वो लड़कियों से भरी। किस फील्ड में? मैथ्स कम्युनिकेशन में, कराची यूनिवर्सिटी से। तो वो वो भी टाइम समझा जाता था कि ये बच्चों की फील्ड है शायद, हाँ। जबकि इधर दूसरे पार्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी में समझे ही मेल का पार्ट है। एग्जैक्टली ठीक? एग्जैक्टली। देखिए, मसला ये है कि एक्सेस तो बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा तो इस वक्त मुझे कोई आप पूछे ना कि हायर एजुकेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं, लोग समझेंगे मैं कहूँगा फंडिंग। नो, फंडिंग इज़ वन ऑफ दोज चैलेंजेस, बट दे आर नॉट दी ओनली चैलेंज और बिग चैलेंज। ओके। बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्वालिटी है और गवर्नेंस है। नंबर तो हमने अच्छे कर लिए, क्वालिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। आपने बताया कि 249 यूनिवर्सिटीज़ अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह आपने कहा कि मयार तालीम पर बड़े सवाल उठते हैं कि अगर आपने BA भी किया है, MA भी किया है, तो आपका वो जो अवेयरनेस लेवल होना चाहिए वो नहीं है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? कैपेसिटी का हमें मतलब हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी जो इंसान की, हमारे बच्चियों की कैपेसिटी है ना, उसका इशू नहीं है। वेरी फ्रैंकली हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं है। मैं आपको जान के खुशी होगी, मैं बड़ी जगह कोट कर चुका हूँ। इस साल यूरोपियन यूनियन हर साल स्कॉलरशिप इंटरनेशनल लेवल पे फ्लोट करती है, एरास्मस प्लस के ज़रिए और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और ओपन टेस्ट लिए जाते हैं, वो खुद लेते हैं और फिर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इस दफ़ा जो नंबर 1 कंट्री है जिसके मैक्सिमम बच्चों ने स्कॉलरशिप विन की है, वो पाकिस्तान। वाओ। What does this show? That this product has a capacity. They can compete with the rest of the world at any stage. अच्छा। और वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी का इशू नहीं है। फिर हम पढ़ाने वाले अदारे, इंडिविजुअल, इनको सोचने का मकाम है कि क्या हम उनको वो स्किल सेट दे रहे हैं सही जो मार्केट मांग रही है, जो इंडस्ट्री मांग रही है, या सिर्फ वो दे रहे हैं कि जो मुझे आता था, मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, वही पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो यस, दिस गैप नीड टू बी एड्रेस, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी यूथ को वो इकोसिस्टम मिले जिसमें फ्यूचर में उन्होंने काम करना है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो ट्रेंड अब आ रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड जिस तरह से आ रही है और ऑनलाइन एजुकेशन भी अब काफ़ी ट्रेंड में आ रही है, तो अब लोगों का यही होता है कि हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जाके पैसे ज़ाया ना करें, कोई स्किल सीख लें। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि स्किल सीख लें तो आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं इंस्टेड कि आपके पास शऊर या डिग्री हो। तो इस हवाले से ये जो अभी नेक्स्ट जनरेशन का ये जो इन्फ्लुएंस है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं उसको पैसे ज़ाया करना नहीं कहूँगा। मैं मतलब इन्फ्लुएंस वो असल में लोगों होता का है एक, ना, हाँ हमारा इशू ये है कि हमारी पॉपुलेशन ह्यूज है, ठीक है, हमारे जैसे मुल्कों का। हमारे पास अपॉर्चुनिटी एक का दुका आती है, सही तो हम भेड़ चाल में सारे उस तरफ भाग पड़ते हैं।
लेकिन ये नहीं सही ट्रेंड। हमारे उस्ताद कराम को, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे लोगों को, अपने फ्यूचर यंग जनरेशन को ये बताना होगा कि बाई चॉइस काम करें, भागे ना एक दूसरे के पीछे। सही। अभी आपको कहा ना कि अभी मैंने आधी आयत बताई ना, पूरी आयत नहीं पढ़ी ना आपने। स्किल सेट चाहिए, हैंड एंड ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि हमें डिग्री प्रोग्राम नहीं चाहिए या हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत है। आपने आगे उसी पे बेस करना। आज एक ट्रेंड है, 2 साल बाद वो चेंज हो सकता है, 3 साल बाद कोई और हो सकता है, लेकिन कहने की बात है जब आप गार्निशिंग वाला पार्ट करें, केक तो बना लिया, केक तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर गार्निशिंग है। आजकल गार्निशिंग का ये स्किल सेट वाला कंसेप्ट है। तो हम यूनिवर्सिटियों को आप प्रपोज करें कि आप बूट ट्रेनिंग करवाएं, जो आपका प्रोडक्ट निकले उसको वो गार्निशिंग पार्ट करें कि ताकि इमीडिएटली उसको इंडस्ट्री पिक कर ले, ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री, बाहर की इंडस्ट्री भी। और फिर आप जो एक और कंसेप्ट है जो बड़े अरसे का शुरू हो चुका है पाकिस्तान में भी, एंटरप्रेन्योरशिप का है कि बजाय जॉब सीकर हों वो जॉब क्रिएटर हों। बहुत ज़बरदस्त है। अब इस्लाम में भी हमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने रिज़्क 70% बिजनेस में रखा है। तो हमें ये HEC के स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में बताएं कि ये जो आपका स्टार्टअप प्रोग्राम है इसके हवाले से। देखिए इसमें HEC अगेन वी कैन डेवलप पॉलिसीज़। हमने IP पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, USAID के हवाले से, मदद से, बाकी लोगों से बेस्ट प्रैक्टिस के बेस पे पॉलिसीज़ बनाई हैं और यूनिवर्सिटी को दे दी, यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट भी कर ली हैं। अब ये है कि किसी का हक कोई नहीं खा सकता। आपका एक आइडिया तो उसका राइट आपको मिलेगा। सही। यूनिवर्सिटियाँ उसके लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा हम चैलेंज फंड क्रिएट करते हैं कि ताकि हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटियों में बना दिए, हमने ऑरिक्स बनवा दिए, उनको मॉडलिंग करके दी, उनको जो स्ट्रक्चर था वो बना के दिया, उसके रिसोर्सेज भी दिए। और मैं इंशाल्लाह एक प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा। हमें पूरे पाकिस्तान लेवल पे इंडस्ट्री को मिला के, गवर्नमेंट पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी और इंडस्ट्री के मिला के एक चैलेंज फंड शुरू करने लगे हैं कि जो हमारी यूथ को और इंसेंटिव देगी कि वो आएँ और फिर अपने आप को वो जो है ना ये ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान और यूथ के लिए पर्टिकुलरली एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगी इंशाल्लाह, जिससे वो आगे अपने ख्वाबों की तामीर के लिए काम कर सकें। सर कॉन्वर्जेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बट वक्त की कमी की वजह से मैं अपना आखिरी सवाल करूंगी। स्तंसर हुसैन तारड़ साहब हमारे मुल्क की बहुत अहम शख्सियत, ज़िंदगी उन्होंने बड़ी मैं कहती हूँ कि मल्टी डायमेंशनल उनकी लाइफ है, उनके ऊपर PhD हो रही है डिफरेंट कंट्रीज में। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए ये कितना फ़ख्र का लम्हा है? ये तो हम सबके लिए फ़ख्र का मुकाम है जी। अगर देखें ये हाईएस्ट वो होती है किसी की रिकग्निशन इन एकेडमिया कि आपके काम के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर PhD की जाए, और ये बड़ा कम होता है कि ज़िंदगी में हो जाए। मरने के बाद तो सारे याद करते हैं, मल्ले वाले भी याद करते हैं, ख़ानदान वाले भी, लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई आपको रिकग्नाइज कर रहा है तो And being a Pakistani, we are proud, we are all, we should be proud of it. And I want to put on record appreciation and उसके लिए तारड़ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सुना उनकी सेहत नहीं अच्छी इन दिनों, तो मुबारक उनके लिए भी। बड़ा नाम है और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है कि हमारे किसी पाकिस्तानी के ऊपर उसकी ज़िंदगी में PhD हो रही है। अब हम चलेंगे रैपिड फायर की तरफ, थोड़ा सा इनफॉर्मल पार्ट की तरफ आएँ। आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछें, तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद को पर्सनल लाइफ में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो सर रैपिड फायर राउंड का आगाज करें। आपने बड़ी जल्दी जल्दी मुझे जवाब देने में, आपको 2 ऑप्शन दूंगी। ठीक है। खाने में आपको क्या पसंद है, बिरयानी या निहारी? नहीं, दाल चावल। अच्छा, प्योर पाकिस्तानी चॉइस। कश्मीरी। अच्छा, बुक राइटिंग या बुक रीडिंग? दोनों काम होने चाहिए, बट एट द मोमेंट द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, तो बुक रीडिंग इज ओके। ओके। और स्कॉलरशिप्स या स्टार्टअप्स? इस वक्त स्कॉलरशिप काफ़ी 20 साल में गवर्नमेंट ने दी है, इस वक्त स्टार्टअप। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको पसंद है? पूरा पाकिस्तान पसंद है, सारे अपने शहर हैं। अच्छा, कराची का समंदर या फिर इस्लामाबाद का रावल डैम? ऑफ कोर्स समंदर बड़ा चीज़ है, कराची का समंदर। छुट्टियां गुजारने जाना कश्मीर या गिलगित? दोनों जगह जाना चाहता हूँ। छुट्टियाँ प्रोवाइडेड की छुट्टियाँ मिले। घूम चुके हैं ऑलरेडी, जा चुके हैं? देखा है मैंने, दुनिया देखी ठीक है है। माशाल्लाह, लेकिन अपने पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं। ओके। अगर रात में कहीं दिल उदास हो तो क्या करते हैं? वॉक करते हैं या फिर मौसीकी सुनते हैं? सो जाता हूँ। अच्छा, वैसे उदासी का तो यही हाल होना चाहिए। दिल की बातें किससे करते हैं? अल्लाह से अमूमन।
अगर फिर बाकी हो तो फिर मैं बेगम के साथ। चलें, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर एज मी टाइम अगर आपका हो, लॉन्ग ड्राइव या वॉक? आई थिंक इट डिपेंड ऑन कंपनी। कंपनी साथ होगी तो वॉक भी कर लूँगा, ठीक है। कंपनी होगी तो लॉन्ग ड्राइव भी कर लूँगा। अकेला मुझसे ज़िंदगी जाए नहीं होती। अच्छा, कोई आखिरी मूवी जो आपने देखी हो? मूवी का शौक इस तरह है कि मुझे जब स्ट्रेस हो जाती है ना, थक जाता हूँ, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कोई पंजाबी मूवी मिल जाए जो थोड़ी सी फ़नी चीज़ें वो देख ली। वरना मुझे थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड फिल्में देखता हूँ, इंग्लिश की ज़्यादा होती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन जान के और सर के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। कहते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीता वो है जो दूसरों के लिए जीता है या फिर अपनी जान दूसरों के लिए देता है, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो एतजाज़ हसन है। सिर्फ चंद साल की उम्र में ऐसा जज्बा दिखाया, ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक अमर रहेंगे। 6 जनवरी 2014 को, आज से 9 साल पहले, तकरीबन 8 साल पहले, उन्होंने हंगू में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल था, इब्राहिम ज़ई, उसकी 9वीं जमात की तालिब इल्म थे एतजाज़ हसन, और स्कूल के अंदर एक मशकूक शख्स को जाते हुए देखा और उनको शक हुआ कि खुदकुश हमलावर ना हो। उसको जाने से रोका और स्कूल का जो मरकजी गेट था इस पर खुद को उसने धमाके से उड़ा लिया। इस वाक़े में एतजाज़ ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये जान तो कुर्बान की, लेकिन स्कूल में कम से कम उस वक्त 400 तलबा मौजूद थे, उनकी जान बचाई और एतजाज़ को इस बहादुरी पर उन्हें तमगा शुजात से भी नवाजा गया। बेमिसाल ये एक ऐसी हिस्ट्री के अंदर एक मिसाल कायम की है कि इसकी मुझे लगता है कि रहती दुनिया तक इसे याद रखा जाएगा। और कहा यह जाता है मतलब कि जब वो हमलावर जा रहा था, एतजाज़ ने उसको काबू कर लिया, उसको गिरा लिया और वो हिल ही नहीं सका और उसके बाद उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया। आई मीन नोइंग कि ये मुझे मार देगा। एतजाज़ सेव्ड 400 तलबा की जान। क्या बात है एतजाज़। कौम के इस बहादुर बेटे को हमारा सलाम। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की, जिनकी आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। वो 1938 में ज़िला नौशहरा के गांव ज़ियारत काका साहब में पैदा हुए। दौरान तालीम इस्लामी जमात तलबा पाकिस्तान में शामिल रहने के बाद काजी हुसैन ने 1970 में जमात इस्लामी के बाकायदा तौर पर रुकन बने और 1978 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और 1987 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब किए गए और 22 साल तक उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में कई नशेब व फराज आए, मगर उन्होंने उसका डट कर मुकाबला किया और 6 जनवरी 2013 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। काजी हुसैन अहमद साहब की वैसे तो सियासत के अंदर बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन एहतजाजी सियासत के अंदर एक सनत के तौर पे देखा जाता है उनकी जो सियासत है। और सियासत में जो धरने का लफ्ज़ है जो अब तो कॉमन हो गया बहुत, लेकिन काजी साहब वाज द पर्सनैलिटी जिन्होंने धरने की टर्म को बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर वो लेकर आए और एक लंबी जद्दोजहद उनकी रही। उनके नज़रियात के हवाले से जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो जानते हैं। और बहुत सारी जो मौजूदा सियासी शख्सियात हैं जो अब सियासत कर रही हैं वो काजी साहब की शागिर्द भी हैं सियासत के अंदर। सो काजी हुसैन अहमद साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज के दिन हम उनको भी याद कर रहे हैं। अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करें और उनके दर्जात बुलंद करे। एक और बड़ी स्टोरी अब पाकिस्तानी शख्सियात से हट के शाही खानदान के हवाले से आई है और वो बड़ी खतरनाक है कि हैरी और विलियम एक दूसरे से लड़ते रहे हैं और हैरी तो आज ये भी कह दिया कि मैनू मारे है, मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी में। तो जनाब उनके भाई शहजादे विलियम ने उन्होंने कहा जी मुझ पे हमला किया, मुझे मुक्का भी मारा है। और ये गार्जियन का दावा है, वैसे जो बरतानवी अखबार है गार्जियन ये कहता है कि उसने आइंदा दिनों में जो रिलीज होने वाली शहजादा हैरी की किताब है उसकी कॉपी हासिल कर ली है। अखबार ये भी कहता है कि जो दोनों भाइयों के दरमियान ये जो हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल से मुतालिक बहस हुई और फिर विलियम ने हैरी को मारा। विलियम ने हैरी को मारा, ये ऐसे लग रहा है किसी गली मोहल्ले की लड़ाई के बारे में मैं डिटेल बताता हूं। ये शाही खानदान की लड़ाई। शहजादा विलियम ने हैरी को गिरेबान से पकड़ा। अच्छा जी, उनका हाथ टूट गया, वो फर्श पर गिर गए। फिर बिकिंगम पैलेस इस मामले पर अभी तक तो कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन इस किताब को रुकवाने की बहरहाल बड़ी कोशिश की है शाही खानदान ने, लेकिन फिर भी ये वैसे शाही खानदान के हवाले से बहुत सारी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। कुछ नेटफ्लिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्री आई उसके बाद भी, फिर उससे पहले द क्राउन के हवाले से भी बहुत सारी बातें सुनने में आई और उस पर भी कुछ नेटफ्लिक्स के हवाले से केस किया गया कि इसको नशर करने से रोका जाए, इसमें चीजों को माइनस किया जाए, डक किया जाए। सो लिहाजा ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शाही खानदान के सामने आ रहे हैं। दो भाई हमें देख रहे हैं, उनको लगता है कि वही लड़ते हैं या माँ बाप को लगता है कि हमारे दोनों भी लड़ते हैं, विलियम और हैरी भी लड़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
बैक टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और जुड़े हुए हैं और आपकी सुबह ठीक गुजर रही है। आपकी सुबह को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिश तो जारी रहती है। भाई मुख्तलिफ डायमेंशंस रखें अपने काम की, मुख्तलिफ लोग ऐसे जो कि अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, उनको आपसे मिलवाते रहें। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भाई बहुत ही अरसे से अपनी अवाइल उम्री से लेकर और अब तक जितना भी वक्त इनका गुजर रहा है, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का सफ़र है। और वो सफ़र है आवाम को एंटरटेन करने का, आवाम को हंसाने का, सबसे मुश्किल काम है, आवाम को फ्रेश रखने का। और मैं इसका क्रेडिट इनको इसलिए बहुत ज्यादा देता हूं कि उन्होंने बड़े मुश्किल दौर के अंदर कॉमेडी की है। जब कॉमेडी करना इतना आसान नहीं था और तंज करना मतलब अपनी वो कहते हैं ना मुश्किल को दावत देने के बराबर था। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की हम बात है, इस वक्त आप इनकी देख भी रहे हैं, मुख्तलिफ तसानीफ भी आपको दिखा रहे हैं, कॉलम निगार भी हैं, राइटर हैं, बुक्स राइटिंग के हवाले से, ड्रामा राइटिंग के हवाले से, आई मीन व्हाट नॉट। और जबरदस्त असरे हाजिर की जो कॉमेडी है उसका सेहरा इनके सर है। और मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर साहब जिंदा रखे हुए हैं उस लेगेसी को, कॉमेडी की, जो पाकिस्तान में बेहतरीन राइटर्स की सूरत में पहले रही है। इस वक्त क्यों हमने इनको इनवाइट किया, आप बताएं। बिल्कुल मैं बताती हूँ, क्योंकि अब ये एक्सप्रेस न्यूज़ को शर्फ हासिल हुआ है कि डॉक्टर यूनुस भट्ट की जो खिदमात हैं वो अब एक्सप्रेस न्यूज़ के हिस्से में भी आएंगे। और हमारा जो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है बस कर एक्सप्रेस न्यूज़ पे, जो कि हर हफ्ते और इतवार को रात 11:05 पे लगता है, उसमें डॉक्टर साहब ऑफ स्क्रीन तो अपनी खिदमात दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऑन स्क्रीन भी आपको नजर आएंगे। कंटेंट वाइज ये जो शो है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा, एक जो कह ले मजाक का जो एलिमेंट है वो उसमें बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ रखा गया है। और इसमें ऑब्वियसली डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की खासा है कि वो मजाक के अंदर इस्लाह भी रखते हैं। इस्लाह भी रखते हैं। तो अच्छा, it's कुछ very लोग अगर important। तो ये हमला इतनी तारीफें इसलिए करिए कि एक्सप्रेस का शो है या वाकई नहीं मैंने देखा है इसलिए देखेंगे तो आपको पता मैंने लगेगा देखा है भाई, इसलिए हम तारीफें नहीं कर। सो डॉक्टर साहब की जो पहचान फैमिली फ्रंट, अगर आपको याद हो, कौन नहीं जानता फैमिली फ्रंट। एंड देन हम सब बड़े उम्मीद हुए से हैं, वाज द मोस्ट सक्सेसफुल शो। आप यकीन मानिए कि हम वी स्टिल रिमेंबर कि मिलियंस ऑफ पीपल यूज्ड टू वॉच एट दैट टाइम। हालांकि इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो हम बगैर इसके कि मजीद हम कुछ तमहीद बांधे और वक्त ज़ाया करें, चूंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनकी ज़रा मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। सबसे पहली बात, यंग एज एवर माशाल्लाह। आपकी पुरानी किताबें जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, उस पे उसके कवर्स उठा लें और आज के डॉक्टर साहब उठा लें, स्टिल यंग, वही एनर्जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या है? कॉमेडी इसका राज है, लाहौरी होना इसका राज है, खाना पीना हुआ है? जिंदगी में खूबसूरत और यंग रहने का एक ही राज है, खुश रखें, खुश रहें। वाह वाह वाह। अगर आप कोशिश करेंगे कि खुश रहें तो खुश नहीं रह सकते। खुश रखेंगे तो। हाँ, पहले दूसरों को खुश अरे वाह। रखें, क्योंकि खुशी इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली चीज नहीं है। आप सारी दुनिया की चीजें आप इकट्ठी कर लें, फैसिलिटीज इकट्ठी कर लें, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ, वो चीजें एक लिमिट के लिए आपको खुश करेंगे, फिर आप बोर कर देंगे। ठीक है। लेकिन जब आप किसी दूसरे को खुश रखते हैं, वो फतवी वो है, जो दायमी फील है। है वो दायमी है। हमेशा आपका एक लफ्ज हो, आपका एक जेस्चर हो, आपकी उसके लिए कोई हेल्प हो, या उसकी एनर्जी बढ़ाने का एक जुमला हो, या माँ के लिए आपका सिर्फ झुका हुआ सर हो वाह वाह। और उसकी मुस्कुराहट हो, सुभान तो आपकी जो खुशी है वो रहेगी और खुशी वो रहेगी। उसका और असरात हाँ, चलते भी आएंगे। और मैं कहता होता हूँ कि इंसान को जो शक्ल होती है ना, जो इब्तदाई उसके 20 साल होते हैं, वो शक्ल अल्लाह ने जो दी होती है, आपकी वो शक्ल होती है। ठीक। और उसके बाद 50 साल के बाद आपकी जो शक्ल होती है वो आपकी करतूतों से निकल आई होती है। करतूत शक्ल में आने वाली बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारा जो नया एक्सप्रेस का प्रोग्राम है, ऑब्वियसली आपने इतने ज़बरदस्त, हम फैमिली फ्रेंड की बात करते हैं, उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें आई, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बस कर का जो आपका एक्सपीरियंस है एक्सप्रेस के साथ, उसके हवाले से बताएं। अच्छा, अब दौर एक ऐसा आ गया है कि अब इसमें इतना कुछ हो रहा है कि मजाक की बहुत फार्म्स होती थी। एक मजाक की फार्म ऐसी आई कि जिसमें आप गलत काम को और करते थे और कहते थे एक करो। मतलब 70s 80s में मजा आया कि भाई अगर इशारे पे रुके हुए हैं तो कहता क्यों रुक रहे हो भाई, टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो जो कॉमेडियन होता है वो कहता नहीं आगे चलो। ठीक। तो वो एक
जो था और अंदाज का मजाक, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मजाक कि आप उससे तंज को समझें। ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है, बिटवीन द लाइंस कॉमेडी। हाँ, बिटवीन द लाइंस कॉमेडी जी। अब थोड़ी सी डायरेक्ट होगी। अब कहना पड़ता है बस करो, तुम ये गड़बड़े जो कर रहे हो यार, खुदा के लिए बस बस करो, करो। कोई तो लिमिट होनी चाहिए। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अब हम बहुत सारे मामलात में अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम लाइटर वेन में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये रिवर्स हो रहा है वक्त के साथ साथ? ये जो कौमों का ज़र्फ है, जो कॉमेडी अपने ऊपर तंज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वक्त के साथ साथ जो आप एजुकेटेड होते हैं ये बढ़ती है। हमारी कौम में वक्त के साथ ये कम हुई है। यानी कि पहले आप अगर किसी के ऊपर, खासतौर पे पॉलिटिशियंस के ऊपर आपने चूंकि बहुत लिखा, सोशल बिहेवियर्स के ऊपर तो लिखा ही, तो वो एब्जॉर्बेबल होता था। अब थोड़ी सी वो अदम बर्दाश्त ज्यादा नहीं होती फेल है। हो जाते हैं। फिल्म में जो है कॉमेडी की इतनी फॉर्म्स हैं और उनमें सबसे जो निचली फॉर्म है वो है इंसल्ट। जो थिएटर से जब जुगत आती है तो जुगत जो है ये इंसल्ट है। ठीक है। क्योंकि मैं जो है कभी नहीं लिखना चाहूंगा कि फलां का मुंह ऐसा है, फलां का रंग ऐसा है, फलां का कद ऐसा है, फलां का जो है उसकी टांग जो है वो टूटी पर्सनल हुई है। अटैक वाला हाँ, जो एक तो ये element जो है। इंसल्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी है ये हर जगह रहती है। ठीक है। दुनिया में हर जगह ये एक फॉर्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये फॉर्म इस वक्त डोमिनेट कर गई है। तो ये जो सबसे निचली फॉर्म सबसे ऊपर आ सबसे गई। निचली फॉर्म जो है आपका टेलीविजन जो है, उस पे आप देखेंगे जितने शोज हैं वो इंसल्ट बेस्ड शोज हैं। ठीक है। तो ये कॉमेडी की सबसे लोएस्ट फॉर्म है। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ कि किसी की first तौहीन form से है। किसी दूसरे को हाँ, हंसाना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि सोशल मीडिया और टेलीविजन अब ऐसे फॉरम्स हैं कि अब सोशल मीडिया ने बहुत डोमिनेट करना शुरू कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अब लोग सोशल मीडिया पे पहले देखते हैं चीज़ और वो टेलीविजन पे शायद बाद में आती है। इसी तरह से इस तरह के शोज हैं, इसके अंदर क्रिस्प, स्पाइस और एक इस्लाम वाले एलिमेंट रखना इटसेल्फ आपके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हुआ जब आप इसको लिख रहे होंगे। किस तरह का कंटेंट आपने शो के अंदर रखा है कि लोग एंगेज भी रहें और एक अच्छा ह्यूमर भी देखने को मिले? हमने इसमें जो कंटेंट रखा है, सबसे पहले तो ये रखा है कि हमेशा जब भी मैं कोई शो करता हूँ तो मेरा टारगेट ये नहीं होता कि मैंने यहाँ से लोगों को हंसाना है। ठीक है। जस्ट एंटरटेनमेंट एक मेरे लिए वो कोई क्रिएशन नहीं है। ओके। जस्ट हंसाना नहीं है, यू वांट टू कन्वे समथिंग। क्योंकि कॉमेडी जो है ये एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एक वे ऑफ सेइंग थिंग्स है। और उसमें अगर जब तक आप कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे, आप जस्ट हंसाने के लिए कॉमेडी कर रहे हैं, तो फिर आपकी कॉमेडी का मेयार वो नहीं है जिसको हम कहते हैं कि मेयारी कॉमेडी, इंटेलिजेंट कॉमेडी जिसको कहते हैं। स्लैपस्टिक है जो होता है ना, दीवारों से टकरा रहे हैं, जो शुरू में कॉमेडीज होती थी, उसी तरह की कॉमेडी जो है वो इस वक्त हमारा टेलीविजन जो है उस पर डोमिनेट कर रही है। और वो लोग जो है, वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि जो ही वो कोई पॉलिटिकल या डायरेक्ट कॉमेडी करते थे, उस पर आप सेंसरशिप आती थी, उस पर प्रेशर्स आते थे, तो उन्होंने अपने ऐसे फॉर्मेट बना लिए कि जिसमें जो है वो शुगर लगा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कैरेक्टर एक दूसरे को जो है वो जुगते मार रहे हैं और वो शो चल रहे हैं। और होता ये है कि मार्केट में जो भी चीज़ मौजूद होती है, अगर 5 बुरी चीज़ें हैं तो उनका कंपैरिजन होता है, उनमें जो सबसे कम बुरी होती है उसको हम अच्छा कहते हैं। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि वक्त हमें, मैं चाहता हूँ इस पे बात कर लें कि जैसे एक हमारी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पैमरा की मैं बात कर रहा हूँ, दे हैव अ चेक ऑन आवर कंटेंट कि जी हम क्या ऑन एयर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट ऑन एयर जा रहा है। आप प्रैंक्स देख लें फजूल किस्म के, आप डेयरिंग शोज देख लें, आप कॉमेडी देख लें, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और वो मैसिवली देखा जा रहा है लोगों के अंदर, मिलियंस के अंदर उसके व्यूज एक दिन में आ रहे हैं। ऐसा कंटेंट इसमें गालियां भी हैं, इखलाक से गिरी हुई बात तो बहुत दूर रह जाती है, और हम पे ये चेक मौजूद है। कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देता आप जैसे जो अदीब हैं उनको अच्छी बात भी पहुंचाने में, कि थोड़ा सा आपको लूजन किया जाता, टाइटन अप ना किया जाता, कि आप अच्छी बात तो पहुंचाएं, भले उसको लिबादा कुछ भी पहनाना पड़े? असल में होता ही है कि अभी भी हमारे शोज में
जिन शोज में बहुत डिसेंट बात होती है, कुछ मसाइल के हल की बात होती है, उनकी रेटिंग वो नहीं है। जिसमें जरा लड़ाई हो गई, एक वो ने लोग गाली दे देखते दी हैं, और जो एंकर होता है उसकी गर्दन ऐसी हो जाती है कि एस स्पाइक गई ऊपर रेटिंग की। ऐसी है। कंट्रोवर्सी जो है बिक रही है। ये आपने एक एंकर का स्टाइल बनाया है ऐसे। हाँ, मतलब उस पर खुश होते हैं, ये नहीं है कि वो उस पर रोकेंगे, वो उनके अंदर से होता है कि भाई आज मेरे शो की रेटिंग होगी, अब तो डिस्कशन चलेगी। सो बेसिक जो है ये जो रेटिंग है, और इसी तरह सोशल मीडिया जो है उस पे जो व्यूज और वायरल होना है, उन्होंने हमें ये कर दिया कि हम करते क्या हैं, हम 4-5 चीजें डालते जी। हैं, उनमें जो चीज आपकी रिस्पांस लेती है वो जितनी मर्जी घटिया हो वही आपकी आइडियल है, क्योंकि आपको रिस्पांस चाहिए, आपको व्यूअर्स चाहिए, और टेलीविजन है उसको रेटिंग चाहिए। आप डिसेंट शो कर रहे हैं लेकिन कोई एक ऐसा जो है उसने जिन भूत बला के कोई अजीब हरकतें कर रही हैं, तो उसकी रेटिंग ज्यादा आएगी। तो फिर आपका मालिक जो है चैनल का, उसको उससे कंटेंट से गर्ज नहीं सारी बात है, उसका उसको business है है। रेटिंग से गर्ज। ठीक है, ठीक। तो इसलिए वो आपको भी कहेगा कि आप उस लेवल पे आए। तो अभी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये होता है कि हम सब उम्मीद से हैं। हम सब उम्मीद उम्मीद से से हैं। तो इट्स बेसिकली व्हाट वी शो टू द पीपल। जो हम लोगों को दिखाते हैं, क्या आवाम वो देखना चाहते हैं, या नहीं हम वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं? बेसिकली जो होता है, जो हम दिखाते हैं हाँ। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके आदी हो जाते हैं। और ये हमने हमारी जो कॉमेडीज चल रही हैं इस वक्त, हमने आदी कर दिया हाँ, लोगों को। पॉलिटिकल मतलब न्यूज चैनल्स पे जो कॉमेडीज चल रही हैं वो लोग देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम जो चीज भी दिखाएंगे, वही जो आपके पास शेल्फ में 5 चीजें पड़ी हुई हैं ना, लोगों ने उनमें से जो बेहतर है उसको कहना है ये अच्छी है। अब तो सर रियलिटी शोज से ज्यादा लोग रियल लाइफ चीजें देखते हैं ना। अब तो ड्रामा देख रहे होते हैं। ऑडियो वीडियोस इतनी माशाल्लाह ट्विटर पे हर दूसरे दिन आ जाती हैं कि लोग अब रियल लाइफ कॉमेडी देख रहे हैं। अच्छा, इन please. इस शो के हवाले से हम जरूर चाहेंगे, जिससे आप कह रहे हैं कि हर चीज एक मोनोटनी का शिकार है, हम टेलीविजन पे हर तरह के शोज देखते हैं, क्या डिफरेंट होने वाला है, किस तरह से आपने इसमें चीजों को ऐड किया है ताकि लोग मतलब एक तो आप जब इसको देखेंगे तो इसकी लुक जो है वो आपको किसी शो से मिलती नजर नहीं आएगी। ओके, Okay. बेहतरीन, उसका कोई कंटेंट जो है, कोई सेगमेंट ऐसा नहीं होगा जो पहले देखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। और दूसरा है कि इसमें आपको कॉमेडी की और इसमें एक क्लास नजर आएगी ओके, क्रिएटिवली। उसका जो जुमले की साख्त है उसमें कहीं ये नहीं नजर आएगा कि तुम्हारी शक्ल इस तरह की है और तुम्हारी इस तरह की है। वी आर गोइंग ऑन पॉलिटिकल इश्यूज Okay. जो हो रहे हैं उन पे हम लाइटर वेन में कमेंट करेंगे। और एक हमारा उसमें सेगमेंट है मोबाइल कोर्ट, Okay. जिसमें हमने एक जो है कोर्ट का एक है, जिसमें हम जो भी मेहमान आता है उस पर हम एक केस चलाते हैं, उसमें हमारे वकील सफाई होता है, हमारा इल्ज़ाम लगाने वाला होता है। लाइटर वेन में हम उसकी पूरी ज़िंदगी में जो उसने किया होता है, जिन इल्ज़ामात का वो हकदार होता है ठीक 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 तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। और इसमें मेहमान भी आते हैं? मेहमान आते हैं, हाँ, ठीक मेहमान आते हैं। एट द एंड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी आवाम से? वो आपके शो को किस निगाह, किस माइंडसेट से देखें? बीइंग राइटर, बीइंग कंटेंट हेड, आप कैसे उसको देख रहे हैं? और दूसरा ये कि जो आम एक व्यूअर है 11 बजे के स्लॉट्स का, आपका अगर आप कह रहे हैं कि उसमें किसी की जात की तौहीन नहीं है, जुगत नहीं है, तो आपका बड़ा टफ कंपटीशन है, क्योंकि बाकी तो सब जगहों पे यही हो रहा है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी भी क्या आपके माइंड में, ये भी बता देखिए, दीजिए। ये होता है कि जब भी आप सबसे पहले जो डिफरेंट चीज़ होती है उसका एक प्लस पॉइंट तो ये तो होता है कि वो different है। स्क्रीन पे डिफरेंट है। ठीक है। ठीक है। अब उसको एक हो सकता है टाइम भी लगता है लोगों को कबूल करने में, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो एक म्यारी कॉमेडी या इसकी डिफरेंट टाइप की कॉमेडी देखना चाहती है, जो पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करना चाहती है, उस पे सुनना चाहती है लाइटर वेन में, ठीक है। तो वो उसको देखेंगे। लेकिन आम व्यूअर जो है वो, चूंकि मेरा टारगेट ही नहीं है कि मैंने उसको एंटरटेन नहीं करना, मैं उसके लिए सिटकॉम है। ठीक है। वो जाके आप बेसिकली सिटकॉम जो देखें। एक ओपिनियन मेकर्स एक्चुअली हैं, आप उनको देख रहे हैं जो चीजों को समझते हैं। ज्यादा कॉमेडी, ज्यादा ह्यूमर इस वक्त किस कैरेक्टर पे जनरेट हो रहा है पॉलिटिकली आपके ख्याल में, जो आप लिखने बैठते हैं और आपके जहन में फौरन आने लगता है, या जिस पे आपको लगता है कि अब आप ज्यादा उनको फोकस रखना चाहते हैं? इस वक्त जो है ना, मेरा ख्याल सोर्स ऑफ कॉमेडी जो है वो हमारे खान साहब हैं। सोर्स ऑफ कॉमेडी, सोर्स ऑफ कॉमेडी, ये अच्छा है, दैट वाज अ गुड वन। तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह किसी और ने जरूर, अगर आप अवेलेबल हो तो जरूर आपसे दोबारा भी बात होगी। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब जी, ही इज अ ब्रांड हिमसेल्फ माशाल्लाह। एक अरसे से ही इज सर्विंग द नेशन बाय हिज राइटिंग्स, और अब टेलीविजन पे जब
जब इनका नाम आ जाता है तो वी स्टार्ट फीलिंग एक वो खुशी का एहसास होने लगता है कि अब कुछ ना कुछ ऐसा ह्यूमर आएगा या फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं जिसमें किसी की जात की तौहीन नहीं है, बट उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ सीखने का element को भी मिलेगा। बस कर हर हफ्ता और इतवार को रात बस 11 कर। बजे आपको एक्सप्रेस न्यूज पे देखने को मिलेगा। आपने देखना है और इसको पसंद करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट चीज होने वाली है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की, और मैं कल से कंफ्यूज चल रहा था। लेट मी कन्फेस वन थिंग, मुझे पता नहीं था कि 2 विकेटें गिर गई हैं, एंड आई वाज थिंकिंग पाकिस्तानी टीम ने 2 रन बनाए हैं, और नाउ आई गॉट टू नो कि 2 विकेटें गिरी थी भाई। और आपका रिफ्लेक्स भी एक्चुअली थोड़ा मैंने slow मैच चल- देखा नहीं, हुआ ये कि मैंने स्कोर देखा उसके बाद ना, लिटरली इट सरप्राइज्ड मी। और अच्छा, ये हुआ नहीं देखा क्या हो रहा है इस प्रेशर मैच हाई हो में। गए ये चीज को देख के। और सलीम खालिक साहब हमारे साथ है। स्टैट्स हम क्या बताएं आपको पता है हमने 319 रन बनाने, इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट है, तो 9 विकेट्स बाकी हैं, और 15 स्कोर हुआ है। 15 स्कोर इस वक्त हुआ है। 277 रन बना के न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी थी और 319 रन का हदफ दिया था। भाई वेरी बैड प्ले सलीम भाई, मतलब मेरे पास सवाल ही नहीं है जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये देख के? बिल्कुल, कल तक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। और हमेशा यही कहते हैं कि पहला सेशन अहम होता है, इसमें अगर आपने कुछ विकेटें बचा ली और आगे चले गए तो फिर वो कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लास्ट जो मैंने स्कोर चेक किया 299 रन हमें दरकार थे मजीद, तो वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकते। लेकिन अगर ये विकेटें गिर गई शुरू में 2-3 तो फिर मसला पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक तो इमाम अच्छा खेल रहे हैं, शान ने इस सीरीज में सलीम अच्छा साहब, परफॉर्म नहीं किया। और हम एक गिव अप क्यों कर बैठे हैं? हमारी टीम ऐसे क्यों इंप्रेशन दे रही है कि जैसे हम जो है ना वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं, खुदा ना खास्ता। भाई हमारा होम ग्राउंड, होम क्राउड, हमारी विकेट्स, और न्यूजीलैंड की टीम जो कि इंग्लैंड के मुकाबले में कोई इतनी टफ भी नहीं है, हम ऐसे क्यों है जैसे बिल्कुल हम हथियार फेंक बैठे हैं? ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इतने ज्यादा बजट्स हम लगाते हैं, प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? नाकाबिले बर्दाश्त लगती है ये बात सलीम खालिक साहब। जो सबसे बड़ी वरिंग चीज इमरान नजर आई है वो है बॉलिंग। टेस्ट क्रिकेट में आपको बॉलिंग मैच जितवाती है, 20 विकेटें आपको लेनी होती है। अगर आप 1000 रन भी बना ले कोई टीम, लेकिन उसके पास बॉलर ही ना हो कि वो आउट कर सके 20 खिलाड़ियों को 2 दफा, तो फिर तो आप जीत ही नहीं सकते, फिर तो ड्रॉ ही होते रहेंगे। बदकिस्मती से हमारी बॉलिंग ने हमें बहुत लेट डाउन किया है, खास तौर पे पेस बॉलिंग ने। पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का नाम थोड़ी है कि भाई शाहीन अफरीदी होगा तो फास्ट बॉलिंग चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जितने बॉलर थे डोमेस्टिक सर्किट में भी बेहतर परफॉर्म करने वाले, सिवाय अब्बास रह गए, उन सब के हमने बारी बारी मौका दे के देख लिया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए बदकिस्मती से। स्पिनर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस, अबरार ने वो के विकेटें लिए हैं, लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स देखें बहुत रन दिए हैं उन्होंने। पहले जमाने में जब देखता था मैं 5 विकेटें कोई बॉलर ले रहा है तो दूसरी टीम 150 पे आउट होती थी, 125 पे आउट होती थी। अब अगर आप 5 विकेटें ले रहे हो और कोई टीम 400 रन बना रही है, 450 बना, तो फायदा क्या उसका? तो बॉलिंग ने बहुत हमें लेट डाउन किया है। फिर इस एक और चीज नजर आई, ओपनिंग अच्छा खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक, इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन 1 सेंचुरी के बाद जितनी उन्होंने इनिंग्स खेली बाकी 9, उसमें कोई एक 50 भी नहीं है उनकी। ओपनर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, ओपनर भी आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इमाम अच्छा खेल रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें मिल जाती है, इमाम अच्छा खेल रहा है, मसला मुक्तदियों का है ना, मुक्तदी सही नहीं खेल रहा है। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये तो आपने बता दिया इस सिचुएशन के प्रॉब्लम ये है, और बात घूम फिर के वही आती है कि ये जो मसला है ये ग्रास रूट लेवल से है, ये मसला है सिलेक्शन से, ये मसला है नए प्लेयर्स को लाने से, साइकोलॉजिकली ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको बहुत सिरे से जो कहते हैं ना स्टार्ट से एड्रेस करने की जरूरत है। अगर ग्राउंड में आके हम इन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं तो क्या इतनी बड़ी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है उसको ये सारे फ्लॉज नजर नहीं आ रहे, और क्या वो इस मसले का हल तलाश करने से कासिर है? और मिला, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। देखिए एक चीज और है, पिचेस जो इस सीजन में पिचेस बनी बहुत ही गैर मेयारी पिचेस थी, वो उनमें बॉलर्स के लिए ज्यादा जान होती नहीं थी। तो वन ऑफ द रीजन फॉर बॉलर की नाकामी हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पिच में उनके लिए हेल्प नहीं थी, लेकिन साथ में ये भी कि दूसरे बॉलर परफॉर्म कर रहे थे, देखना पड़ेगा। अब होता ये था जब मिसबाउल हक थे, जब वो कोच थे या खेलते थे, अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते थे, वो चाहे वो यूएई है या पाकिस्तान है
अपनी टीम की सलीम स्ट्रेंथ देखते थे कि स्पिनर सॉरी टू कट यू, मिसबा तो अब भी फिर पाकिस्तान में ही है, उन्हीं से कंसल्ट कर लें। हम क्यों अपने इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे यूनुस हैं, बेहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं, जैसे मिसबा हैं, बेहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं, वैसे तो यूसुफ भी अपने वक्त के बैट्समैन तो बहुत कमाल हैं, लेकिन हम उन कैप्टन्स की स्किल से क्यों नहीं फायदा उठाते जो हमें हेल्प कर सकते हैं? एटलीस्ट विकेट्स में ही ले लें, कंसल्टेंसी ले लें, पाकिस्तान के लिए दे देंगे वो। देखिए, इसके लिए जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी जो सरबराह है क्रिकेट बोर्ड के, उनका भी तो एक पेज पे होना जरूरी है। जो ये पिचेस बनी है, इसका सारा जो आप कह सकते हैं जिम्मेदारी है, वो रमीज राजा पे आयद होती है। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे पिच बनाओ, मैच ड्रॉ हो, बाबर सेंचुरी करे, ताकि बल्ले बल्ले होती रहे। हारे तो मसला होगा, हार के डर से ऐसे पिचेस बनी। अब ये नए लोग आए हैं, इनको अब टाइम मिलेगा। जब इस साल तो हमारा और होम टेस्ट तो है ही नहीं, तो होपफुली जब पिचेस अच्छी बनेगी तो सिमिलर बॉलर। राइट, चलिए चलें देखें बैठ के आप, और लाइव भेजें, कराची में आप मौजूद हैं। अल्लाह करे, अल्लाह क्यों करे जब हम खुद नहीं करना चाहते? अल्लाह भी उनकी मदद करते हैं ना जो अपनी एफर्ट करते हैं। तो जो अच्छा खेल रहा है वही जीते जी, हम नहीं कह रहे। हम बहुत ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। और अब वक्त हुआ हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमला एंड इमरान। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नया आने वाला साल भरपूर तरीके से मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न मनाया जाता है, और इसके साथ साथ हम लोग रेजोल्यूशंस भी करते हैं कि इस आने वाले साल में हम ये अज़म जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वकार भाई, एज अ पाकिस्तानी अगर मैं आपसे पूछूं तो पाकिस्तान जो है वो मौशी और सियासी दोनों बहरानों में चल रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी मेरी क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए 2023 के लिए साइंटिफिकली? साइंटिफिकली ये काम पाकिस्तानी की क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए? एक तो ये मेंटल शॉर्टकट्स जो है ये मुझे खौफजदा करते हैं। मेंटल शॉर्टकट्स से मेरी मुराद ये है कि इनको दो सतहों पे देखते हैं। एक तो जो आपको पता ही है कि रील, फेसबुक की रील चल रही है, या टिकटॉक्स चल रही हैं, या बहुत ही छोटे टेंशन स्पैन के साथ एक बहुत ही लिमिटेड सी एक वीडियो होती है जिसमें कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। तो एक तो ये चीज़ चल रही है, और दूसरी तरफ जो मुझे चीज़ जो ख़तरे की एक समझें कि एक घंटी है आने वाले वक्तों के हवाले से, जो हमारी नस्लों के हवाले से, वो ये है कि हमारे ब्रेन में कुछ मेंटल शॉर्टकट्स हैं। एक्चुअली ब्रेन जो है उसकी यूँ समझिए कि दो सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है। सिस्टम 1 जो है वो मेंटल शॉर्टकट्स बनाता है। मेंटल शॉर्टकट्स जो है वो इसलिए बनाता है कि इससे एनर्जी कम लगती है और फैसला करने में एक सहूलत होती है, तो ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ये बेनिफिशियल है, ऑफ कोर्स ओवर द एवोल्यूशन बहुत सारी इससे हमने फ़ायदे उठाए मेंटल शॉर्टकट्स की वजह से, वक्त बचाया है, एनर्जी बचाई और हमने फैसला कर दिया। लेकिन इसको जब हम आइडियोलॉजी पे या लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे या बड़े फैसलों पे इन मेंटल शॉर्टकट्स को ले आएंगे, या अगर हम ये कहें कि हमें इनसे इतनी ज़्यादा सहूलत फील होने लगे, या हमें ऐसे लगे ये बड़ी बड़ी इनसे सहूलत है, और इस सहूलत को हम कम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार मुझे रसल अच्छा तो लगते हैं, बर्ट्रैंड रसल सुना है कि बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन कोई ना मुझे फेसबुक की रील बना दे, एक ही रील बता दे और मुझे बता दे कि रसल क्या था। ये टिकटॉक में ना मुझे कोई नर्सिस समझा दे, या मुझे समझने का, या मुझे अब्दुल्ला हुसैन का नावल मैंने सुना है बड़ी मशहूर है, वो तो बहुत बड़ा नावल है, वो तो मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे कोई बस कोई 2 मिनट की वीडियो बना दे कि अब्दुल्ला हुसैन का नावल क्या है। सहूलत नहीं देखनी जिसमें एनर्जी और वक्त बचता है, लेकिन एनर्जी और वक्त बचने की जो कास्ट है वो कहीं बड़ी है, क्योंकि मैं अपनी आइडियोलॉजी के हवाले से, लॉन्ग टर्म डिसीजंस के हवाले से कुछ ऐसे शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मुझे इरेशनल कर देते हैं, नंबर 1, जो कि मुझे बाइस्ड कर देते हैं, नंबर 2, और बाइस्ड होना ही ऑफ कोर्स इरेशनल है। सो जो अब अगर आपको एक चीज़ तासुब की तरफ लेके जा रही है, अगर आपको एक गैर अकली चीज़ की, गैर अकली फैसलों की तरफ लेके जा रही है, तो वो मेंटल शॉर्टकट्स जो है वो तो मेरा ख्याल है को मुनासिब चीज़ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा कंडीशन होते चले जा रहे हैं इस तरफ, और ये एक खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ एंगर जो है वो, क्योंकि वो भी आपको आपकी कॉग्निशन जो है वो अकल को मुतासिर करते हैं, और उस दौरान आप इतनी अपनी शख्सियत के साथ अजनबी होते हैं कि ये आपने फिक्रा बारहा सुना होगा कि उस वक्त मैं गुस्से में था तो मुझे समझ नहीं आई, या और आपको बाकायदा बाद में फिक्रे गुस्से में जो अदा किया हुआ फिक्रा है, जब आप बाद में नॉर्मल होते हैं तो आपको फील होता है कि यार ये मेरे मुंह से निकली हुई बात है, मतलब होता है ना। तो इसकी वजह ये, इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी जो है वो बहुत हद तक बहुत तब्दील हुई है उस वक्त, उस फेज में जबकि आप एंगर में थे, और इस फेज में जबकि आप नॉर्मल हैं। सो ऑफ कोर्स नॉर्मल में आपको पता है कि आप ज़्यादा अकली होते हैं, ज़्यादा बेहतर फैसले करते हैं, तो नॉर्मल रहिए, और कम से कम जो गुस्सा है उसको जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं वो करें।
दूसरा ये है कि जो करंट आपने, क्योंकि शुरू में आपने कहा था वो सियासी और माशी हवाले से, सियासी के हवाले से कहें तो अगेन फिर जो आइडियालॉजी पे अगर आप एनिमीज़ बनाते हैं, अपने नज़रियात पे आप दुश्मन बना लेते हैं लोगों को, तो मेरे नज़दीक वो आइडियालॉजी जो है वो किसी भी तौर पे उसकी बुनियादें अकली नहीं है। अकली बुनियादों पे या रीज़न पे ना कभी भी आप इमोशनल टाइप की दुश्मनी नहीं बनाते। हाँ, आपके नज़रियात के इख्तलाफ हो सकता है, आप हज़ार उसके हज़ार तरीक़ाकार हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उस हवाले से आपके, अगर मिसाल के तौर पे एक साहब हैं जो कि मेरी मुखालिफ सियासी जमात के हैं, यानी वो ऐसे नज़रियात रखते हैं जो कि मेरी मुखालिफ सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर वो मेरे सामने आते हैं और मेरे अंदर एक इम्पल्स आती है नापसंदीदगी की, मेरी मैं कह सकता हूँ तो नफ़रत की और नापसंदीदगी की और एक अजीब, तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। अगर 2023 में हम अपनी शख्सियत, इंडिविजुअल से हम तो आपने तो इंडिविजुअल का सवाल पूछा, तो इनफरादी सतह पे हम एक तरह झांक लें अपने अंदर कि हमारी आइडियोलॉजी क्या इमोशंस पे बेस कर रही है या रीजनिंग पे बेस कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसका टेस्ट बहुत आसान है कि आप किस हद तक आपने ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं अपने अपने इलाकों में कि ये जो है वो हम इकट्ठे कौन बैठेंगे, वो जो कि इकट्ठे सियासी जमात के नजरियात रखने वाले, तो इसका मतलब है कि आप तो बहुत ही कुएं में चले गए, आपकी नज़र में ज़िंदगी को बहुत ही आपने नैरो डाउन कर दिया है। और हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि हमें किसी दूसरे की बात जो है ना वो समझ भी नहीं आती, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। सुनना भी नहीं चाहते। जब आप सुनना नहीं चाहते तो अगेन फिर इमोशनल बेस है ना, जज्बाती बुनियादों पे आपने ये सब कुछ किया हुआ है, वरना तो आप रीजनिंग तो कभी भी सुनने से इनकारी नहीं हो सकती। तो रीजनिंग जो है उस पर अकल जो है उसकी बुनियाद पे अपनी आइडियोलॉजी को दोबारा से एक दफ़ा देख लें। फिर ये है कि ट्रैवल, मेरे ख्याल है ट्रैवल तो अब हम कहते ही रहते हैं, ट्रैवल 2023 में आपकी ज़िंदगी में हर सूरत में होना चाहिए। अच्छा वकार साहब, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि रेजोल्यूशन बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लेकिन वो देखिए ना, वक्त की एक तकसीम है, हमारे अंदर एक इल्यूजन है या जो भी है, यानी वक्त है, हम एक खास डेट को समझते हैं। अब अगर एलियंस की नज़र में देखें तो जो हम भंगड़े डाल रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ी अजीब सा होगा कि अच्छा भाई ये क्यों भंगड़े डाल रहे हैं, तो वो हो सकता है दूसरे एलियन उसको कहे कि इनकी जो अर्थ है उसने एक चक्कर पूरा किया है सन के गिर्द। तो चलो एक बहाना है, मतलब एक इंटरवल है आप खास आता है जिसमें आप दोबारा से एक दफ़ा रिविजिट करते हैं अपने आप को, खुद को एक चैलेंज देते हैं, तो एक अच्छी बात है। लर्निंग नहीं होनी चाहिए काम, ये तो लर्निंग पे तो आपको पता ही है ना, हमने कितने सेगमेंट्स कर चुके हैं। लर्निंग आपको बहुत सारे नफ्सियाती अमराज, नफ्सियाती मसाइल, बायोलॉजिकल जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनसे बचाती है आपको। मेमोरी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं आते हैं जो कि लेटर ऑन, उससे बचाती है, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाती है। अगर आपकी लर्निंग का जो मामला है वो कभी भी रुका नहीं है, तो इस तरह की हमने बहुत सारी मिसालें दी हैं, ऐसे लोगों की मिसालें दी जिन्होंने 90 प्लस में ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे जी रहे हैं कि जैसे अभी भी वो कोई ना कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि प्रैक्टिस करनी पड़े या रिपीट करना पड़े किसी भी प्रैक्टिस को, वो सबसे बेस्ट है मौसीकी। अगर आपने नई पियानो सीखा, आपने नई गिटार सीखा, आप सीख लें। लैंग्वेज, कोई भी नई लैंग्वेज जो है बहुत चैलेंजिंग हो सकती है ब्रेन के लिए। आर्ट है, पेंटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं हमें वक्त नहीं मिला, अब है, अगर अब है तो अब कर लें। और ये तमाम चीज़ें जो है वक्त से ज़्यादा पैशन मांगती हैं। वक्त का भी हमारा एक बहाना होता है, वरना जो बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे पास सीखने का वक्त नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर उसकी वैसे डेली रूटीन आप देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार इस चीज़ को करने का वक्त था, इसका वक्त था, इतना वक्त यहाँ पे ज़ाया करने का वक्त था, तो हमारे पास आर्ट और मौसीकी और पेंटिंग सीखने का वक्त नहीं था। जो अपने डिफेंस मैकेनिज्म से हमको बेहतर करें, डिफेंस मैकेनिज्म मुराद ये है जिस तरह मिजाज जो है एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है। अपने ऊपर हंसना जो है वो ज़हानत की इलामत है, अपने ऊपर हंसिए, इसमें कोई इतना ईगो सेंट्रिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने आपके बारे में क्या कह दिया, खुद अपने बारे में कहिए। होता है ना लाहौरियों का खास कर ये है ताकि किसी दूसरे को मौका ना मौका, लाहौरियों का भी है, आपको पता फैसलाबाद और जितने भी तहजीबी बड़े शहर हैं वो अपने ऊपर जुगत लगाते हैं, तो इसमें कोई मतलब बहुत कमाल चीज़ है, इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो कि किसी मुश्किल से मुराद ये है कोई और जॉब्स कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि उनके लिए नहीं थी, लेकिन वो अब क्योंकि उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, मजबूरी की वजह से कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि लुत्फ़अंदोज़ हूँ। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको सिक्योरिटी गार्ड की भी करनी पड़ रही है वक्ती तौर पे, इसको वक्ती आपने लेना है ऑफकोर्स, इससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। ऐसा काम कर दें कि उस जगह पे अब पता चले कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो था वो जब इस जगह पे भी आया तो उसने अपने नक्श छोड़े। मैं ये तमाम चीज़ें अपने अच्छा वैसे अगर हो ना, बंदा बैठा होता है टाई शाई लगा के इस तरह की बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं अपने ज़ाती तजर्बे के जरूर से कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे मामला आता है
आप अपने अंदर ये तहे दिल में ये समझते हैं कि ये वक्ती है। ऑफ कोर्स ये वक्ती तौर पे एक पड़ाव है, एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को वक्ती तौर पर मुझे करनी है तो मैं एंजॉय करके कर लूँ, तो मतलब मैंने आगे निकलना है। तो अगर आपके पास कोई और जॉब है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स आपका तो स्काई इज द आपका टारगेट है, तो आप करें, स्काई की तरफ जाएं, तभी जाएंगे कि जब आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ पढ़ भी रहे हैं, यकीनन आप पैरेलल कुछ कर रहे होंगे, वो करते रहें। और वो उसको ज़िंदगी की, मेरा मतलब एक बहुत कीमती है ना, एक एक सेकंड कीमती है, तो उसको उस तरीके से ज़ाया ना करें। लर्निंग में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पढ़ाया, या आप बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं आपको पढ़ाया इस तरह गया कि वो आपको ऐसे लगा जैसे ये कोई हवा है, इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, वहाँ पे आप जाके इनको दोबारा से करें, सो दैट कि खारजी कायनात है, एक आप हैं, दो ही है ना, एक विजिबल मैटर है, 4.9% है जो कि मैटर है, जिसको हम मैटर कहते हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर तो हमें नजर नहीं आते, हमारी उस तरह ऑब्जर्वेशन में नहीं है, लेकिन 4.9% जो मैटर है, एक ये हमारे लिए एक इसकी अहमियत हो सकती है। एक हम खुद हो सकते हैं, खुद हो सकते हैं, उसका जवाब आपको साइकोलॉजी या बायोलॉजी दे सकती हैं। बाहर जो है इसके बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस आपकी फिजिक्स सॉल्व कर सकती है, और ये तमाम चीज़ें जब आप सॉल्व करेंगे, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, तो इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो इसका आउटकम निकलेगा कि आपके अंदर से तासुब निकल जाएगा। ज़िंदगी जो है इसकी जो बहुत ही दुरानियाँ कम है, इसका एहसास ज़्यादा जो उजागर होगा, आप इसको ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। ये नया साल तो शुरू हो गया, बहुत सेलिब्रेशंस भी हो गई, लेकिन अब वक्त है कुछ अज़्म करने का, कुछ रेजोल्यूशन करने का। तो वकार भाई ने जो आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं उनके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा, और यकीन रखिएगा कि अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, अगर आप लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाजमी आएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक एंड दिस इज दी लास्ट पार्ट ऑफ द शो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपको मालूम है कारवान सराय पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शो, किसी भी बड़े अदीब के साथ, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नावल निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब इस प्रोग्राम को होस्ट भी कर रहे हैं, कंडक्ट भी कर रहे हैं, आपके साथ अपनी दास्तान गोई भी कर रहे हैं। ये सिलसिला तकसीम का था, जिसपे थोड़ा सा कुछ सीरियस एलिमेंट्स थे, तकसीम पाकिस्तान पे बात हो रही थी, और इस इतवार को जो आप 7:05 पे एपिसोड देखेंगे, इसमें बात होगी नूरजहां के हवाले से, थोड़ा लाइटर मोड के ऊपर। कुछ क्लिप्स है हमारे पास, आपको दिखाते हैं, देखिए ज़रा। हमें बहुत शौक़ था उन ज़मानों में नूरजहां को देखने का। कहीं आजकल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन ज़माने में जो सेलिब्रिटीज़ थी वो बिल्कुल अलूही चीज़ें थी, आसमानों पे रहती थी, आम पब्लिक उनको देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि टेलीविज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। नूरजहां ना होती, उनके गीत ना होते, तो मेरी ज़िंदगी कितनी बेकैफ होती। नूरजहां का मौजू ऐसा है कि मैं 13-14 एपिसोड कर सकता हूँ। अब बॉम्बे की पब्लिक के लिए ये जो रिदम थी, और जो लोच था आवाज़ में, और जो थोड़ी सी आवारगी थी, वो इसके आदी नहीं थी। दे वर रियली अमेज्ड। कंगी तेरे खीसे विच बोदे तू सवारना है, सानू भी तू चारना है। कहेंगे नूरजहां ने वो पेन लिया, साइन करने लगी, तो थोड़ी सी झिझक के बाद कहने लगी, कंवर जी ये पैसे तो हो गए गायकी दे, ते ਇਹਦੇ पैसे कितने ने? मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम जो है, क्या आप उनसे बेहतर हैं? तो मैडम फौरन सोफे से उठ के नीचे बैठ गई, कहने लगी, कमर साहब ये क्या आपने बात की? वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। ये अच्छा नहीं किया आपने ये बात करके, क्योंकि बहुत एहतराम करती थी जो जिनसे सीखती थी, या ये वाकई बड़े लोग थे ना, रोशन आरा बेगम या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो ये आइंदा बात मत कीजिएगा। इंटरेस्ट तो आपका डेवलप हो गया होगा, हमें चंद झलकियां देख के इंटरेस्ट हो गया है। तो कल आपने देखना नहीं, परसों संडे को 7:05 पे आपने देखना नहीं भूलना कारवां सराय। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे मिलेंगे मंडे को। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।